साथियों, यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और भाषा के रूप में आपने संस्कृत लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग लगभग 10 वीडियो आपके आएंगे और टोटल संस्कृत कवर हो जाएंगे। वो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। साथियों, यदि आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक यानी जो 8 से 10 वीडियो आएंगे जिसमें वर्ण विचार, समास, संधि, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग और रचना, रचनाकार सभी ओवरऑल पूरा आपका कंप्लीट रहेगा संस्कृत, वो भी बिल्कुल फ्री में। और रेगुलर आप इस वीडियो को देखिए। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत यूपी टेट 2026 के लिए। देखिए, अगर हम बात करें संस्कृत की, सबसे पहले संस्कृत एक भाषा है। साथियों, भाषा कहते किसे हैं? तो भावों की अभिव्यक्ति को हम भाषा कहते हैं। भाषा जो शब्द है ना, भास धातु से बना है। इसका मतलब है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा दे रहे हैं और आप समझ जा रहे हैं सुन करके, चाहे वो लिख के हम पहुंचाएं या बोल के पहुंचाएं, ठीक है ना। अपनी अभिव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्ति हम आपको कर दी और आप समझ गए, यही भाषा है, ठीक है ना। हर भाषा का एक व्याकरण होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें संस्कृत की तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, संस्कृत शब्द जो है ना, और संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से त प्रत्यय जब किया जाता है और फिर सुट का आगम होता है तो संस्कृत बनता है। संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध परिमार्जित भाषा, ठीक है ना, सुंदर भाषा, संस्कारी भाषा। सवाल पूछा जाएगा कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। ध्यान रखेंगे, हम उपसर्ग के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। जब टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो उपसर्ग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करें साथियों कि यदि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसका एक व्याकरण है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण शब्द वी और आन उपसर्ग से कृ धातु और ल्यूट प्रत्यय करने से व्याकरण बनता है। व्याकरण में दो उपसर्ग है साथियों, वी और आन। व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं, वी और आन उपसर्ग हैं, ठीक है ना। ल्यूट प्रत्यय है, कृ धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। व्याकरण शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, यही व्याकरण है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणः। संस्कृत में कहा गया है जो आप शुद्ध पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए। अच्छा, अगर हम बात करें व्याकरण की तो व्याकरण शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, ठीक है ना, रचनाकार हुए हैं, जिन्हें त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। त्रिमुनि कौन कौन? अच्छा, त्रिमुनि का मतलब होता है तीन मुनि। त्रि माने तीन, मुनि माने मुनि, तीन मुनि। तीन मुनि कौन कौन महत्वपूर्ण है? तो पाणिनि, कात्यायन जिसे वररुचि के भी नाम से जानते हैं, और पतंजलि। ये व्याकरण शास्त्र, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के तीन महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, जो आप कह सके, ठीक है, जिसे त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। व्याकरण में इन्हीं तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, अगर हम बात करें पाणिनि की तो सवाल पूछा जाता है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, ठीक है ना। पाणिनि ने क्या लिखा? महत्वपूर्ण रचना है उनकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्याय, जिसमें 8 अध्याय हैं वो अष्टाध्यायी है। साथियों, 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में और एक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो इस तरह से अगर हम 8 अध्याय की बात करें तो कुल 32 पाद होंगे, यानी टोटल अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं, तो 3978 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, यानी लगभग 4000। कितने सूत्र हैं? 4000। अच्छा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों की रचना की, इसलिए पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। किसको? पाणिनि को। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी और अष्टाध्यायी में सूत्र है कितने? 4000, इसलिए हम पाणिनि को क्या कहते हैं? सूत्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कात्यायन की अगर हम बात करते हैं, कात्यायन जिन्हें वररुचि के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पे वार्तिक लिखा, ठीक है ना। पाणिनि के अष्टाध्यायी पे इन्होंने क्या लिखा? वार्तिक लिखा, इसीलिए कात्यायन को हम वार्तिककार भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। वार्तिककार क्या कहते हैं? वार्तिककार कहते हैं, इसलिए
ये आपको ध्यान रखना है। वर्ण रुचि सवाल पूछा जाएगा। वार्तिककार किसे कहते हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और कालिदास। तो आपको ध्यान रखना है किसको कहते हैं? कात्यायन को कहते हैं। या कात्यायन का अन्य नाम क्या है? पाणिनि, वररुचि, पतंजलि। तो वररुचि ध्यान रखेंगे, सवाल कहीं से पूछा जाए जवाब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वही हम बात करें पतंजलि की, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पे भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा गया, ठीक है ना। अच्छा, भाष्य लिखने के कारण पतंजलि का एक अन्य नाम है, वो है भाष्यकार। क्या कहा गया है? भाष्यकार कहा गया है। सवाल पूछा जाएगा भाष्यकार किसे कहा गया है, ध्यान रखिएगा, वो है आपके कौन? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। त्रिमुनि किसे कहा गया है? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनमें से त्रिमुनि कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों हैं, इनके अलावा जो होगा वो नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखिए। ये रही बेसिक बात आपके संस्कृत से संबंधित, संस्कृत व्याकरण से संबंधित। साथियों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है वर्ण विचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एग्जाम में कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, लगभग इससे 8 से 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार की साथियों, वर्ण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे जो छोटी यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण जिसे खंडित न किया जा सके, जिनके टुकड़े न किए जा सके, इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें खंडित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। अच्छा, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं ना, उन्हें ही वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। संस्कृत में कहा जाता है न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो, वही क्या है? वर्ण है। जैसे साथियों देखिए, हमने लिखा क ल म, कलम, ठीक है ना। अब क को जब हम अलग करेंगे तो क हलंत अ प्लस ल हलंत अ प्लस म हलंत अ। अब क्या इस क को और छोटा किया जा सकता है? जवाब है नहीं। यानी अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए साथियों यही क्या है? वर्ण है, ठीक है ना। क्या है? वर्ण है या फिर अक्षर है। ध्यान रखिएगा, ये आपको जानना जरूरी था। साथियों, जिन ध्वनियों का हम मुख से उच्चारण करते हैं उन्हें ही वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ये वर्ण संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार के हैं, एक है स्वर और दूसरे का नाम क्या है? व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। स्वरों की संख्या कुल 9 है। कितनी है साथियों? 9। कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, अ, ई, उ, री, लरी, ठीक है ना, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? स्वर है। कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं आप 13 पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो 13 आपने पढ़ा तो वो बच्चों के लिए था। अब चूंकि आप बड़े हैं, आपको यूपी टेट देना है, तो आप जानिए कि जो स्वर वर्ण है वो 9 है, ठीक है। 9 इसलिए कि अ के बाद आ को हटा दिया, ई के बाद बड़ी, उसको हटा दिया। आप समझ लीजिए कि ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि स्वर 13 होते हैं, लेकिन आप चूंकि बड़े हैं तो आप जानिए कि स्वर कितने हैं? 9 हैं। और आपके यूपी टेट में जो किताब महत्वपूर्ण माना जाता है वो बाबूराम सक्सेना की किताब से पूछा जाता है, तो उसमें स्वर 9 बताई गई है। इसलिए आप जानिए कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वर कितने हैं? 9। अच्छा साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अच किसे कहते हैं? तो अच कहते हैं हम स्वर को। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच है। क्यों है? क्योंकि स्वर वर्ण जो हैं वो माहेश्वर सूत्र आप सभी जानते हैं कितने हैं? 14 हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। माहेश्वर सूत्र कहिए, शिव सूत्र कहिए, प्रत्याहार सूत्र कहिए, सभी एक ही बात है। इसकी संख्या कितनी है? 14। इसी 14 में अ, ई, उड़, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, ये जो है, इसमें स्टार्टिंग के जो 9 वर्ण हैं वो स्वर वर्ण हैं। अ, ई, उड़, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, ठीक है, ऐ, औ। ये जो है स्वर वर्ण है और ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच,
बात समझ में आ रहा है? ये जो 9 वर्ण हैं ये माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इन स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अच है। ठीक है, स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, अच्छा ये 9 में से कुछ स्वर वर्ण ऐसे हैं जो मूल स्वर है। मूल कहते हैं जड़ को, ठीक है ना, मतलब कुछ तो मूल हैं, कुछ जड़ हैं और कुछ उससे जोड़ के बनाए गए। तो मूल स्वर वर्ण कितने हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, मूल स्वर वर्णों की संख्या है वो है 5। कितनी है? 5। शुरू से अ, ई, उ, री और ली, यहां से लेके यहां तक ये 5 मूल स्वर है। कौन से स्वर है मेरे भाई? मूल स्वर वर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी के जो हैं वो फिर क्या है? तो मेरे भाई संयुक्त स्वर वर्ण है। क्या है? संयुक्त है, संयुक्त स्वर वर्ण है। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ के जो बनाया गया है। मूल का मतलब जो जड़ है, जो बेस है, और बाकी इन्हीं में से जोड़ करके एक दो को पकड़ लिया गया, पकड़ के बना दिया गया, तो अगला वर्ण बन गया। कैसे बना समझिए, एक अ और जब ई को मिलाया गया ना मेरे भाई, अ और ई को मिलाया गया तो ए बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? जब इसी अ में जब इस ए को जोड़ दिया गया मेरे भाई तो ये आई बन गया। बात क्लियर हो रहा है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, इस अ में जब उ जोड़ दिया गया मेरे भाई तो ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया। इसी अ में जब औ जोड़ दिया गया मेरे भाई तो अ में जब हमने ओ जोड़ दिया तो औ बन गया। बात क्लियर हो रहा है? तो ये जो जोड़ के बनाया गया है इसको संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं, और जो इनसे बच गया वो मूल स्वर वर्ण है। बात समझ में आ रहा है? मूल पेड़ का जो जड़ होता है जिसे मूल कहते हैं, आप सब जानते हैं, और उस जड़ से बाकी टहनियां निकली हैं। तो ये जड़ है स्वर वर्ण का, ये जड़ है, ये इनसे जोड़ के बनाया गया है, इसीलिए संयुक्त है। बात क्लियर हो रहा है? तो मूल स्वर वर्ण कितने हैं? 5 है, और संयुक्त स्वर वर्ण कितने हैं? तो 4 है। मेरे भाई सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मूल स्वर वर्ण कितने? 5, संयुक्त स्वर वर्ण कितने? तो ये आपके 4। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो शेयर भी करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं स्वरों के भेद। अच्छा, एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, आप ये भी जान लीजिए। देखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी पे वृत्ति लिखा गया भट्टोजी दीक्षित के द्वारा, ठीक है ना। तो भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा गया, और भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वहीं एक किताब है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके रचयिता हैं आपके वरदराजाचार्य। कौन है? वरदराजाचार्य। ध्यान रखेंगे, वरदराजाचार्य, ठीक है, वरदराजाचार्य। इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा, और उसी में एक सूत्र है उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र से स्वर के 3 भेद बताए गए हैं। कितने मेरे भाई? 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, स्वर के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है, सामान्य शब्दों में समझिए, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब छोटा। ऐसे वर्ण जो छोटे हैं वो ह्रस्व वर्ण है। तो छोटे वर्ण कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई, अच्छा एक बात और जान लीजिए, ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा? 1। तो अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन छोटा है और किसमें 1 मात्रा है। तो मेरे भाई, अच्छा दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ वर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं? 2। दीर्घ स्वर वर्ण की 2 मात्राएं, और प्लुत स्वर वर्ण की 3 मात्राएं, और व्यंजन की आधी मात्रा। बात समझ में आ रहा है? व्यंजन वर्ण की कितनी मात्रा? आधी मात्रा। तो अब आप यहां समझिए, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। अब ध्यान से समझिए कौन सा छोटा वर्ण है और कौन सा बड़ा। तो अ जो है
ये छोटा है और इसी का एक भाई है, इसी के जैसा दिखता है, वो है आ। इसमें देखिए एक मात्रा, इसमें वो डंडा खींच दिया गया तो एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, दो मात्रा हो गया। तो दो मात्रा है तो दीर्घ है, दो मात्रा है तो दीर्घ, एक मात्रा है तो ह्रस्व। अच्छा, अब आपने अ पढ़ा, फिर आ पढ़ा, फिर ई, एक मात्रा, और इसी ई में एक ऊपर से पूंछ खींच दिए, मुकुट लगा दिए, तो एक मात्रा ये हो गया, एक मात्रा ये, दो मात्रा, और दो मात्रा जिसमें रहेगा कौन सा वर्ण? दीर्घ स्वर वर्ण। बात समझ में आ रहा है? और आप पढ़े भी होंगे बचपन में, अ आ, छोटी और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो जो बड़ा ऊ है, जो बड़ी ई है मेरे भाई, वही दीर्घ स्वर वर्ण है। बात क्लियर हो रहा है? यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताने वाला हूं, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अ हो गया, छोटी ई हो गई, फिर ऊ का बड़ा भाई बड़ा ऊ, एक मात्रा ए और एक मात्रा ए, दो मात्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, मिटा के आपको समझा दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। और अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए, डाउट लगे, तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आप हमसे, ठीक है ना। देखिए, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, उसके बाद री। अच्छा, री का बड़ा भाई ये, डबल पूंछ लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो अ ई उ री, यहां तक क्लियर हो गया। अब बचा री, ठीक है ना। तो अब यहीं पे आप, बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के आप नोट करिए, री एक ऐसा स्वर वर्ण है मेरे भाई जिसका कोई भी दीर्घ नहीं होता। लरी स्वर वर्ण का कोई दीर्घ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि री जब भी बड़ा होगा तो री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब यहां एक बात और आप ध्यान रखेंगे, ए, ऐ, ओ और औ ऐसा स्वर वर्ण है जिसका कोई ह्रस्व नहीं होता। क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 19 में, जब शायद 19 में हुआ था टीईटी का एग्जाम, मुझे अगर ध्यान नहीं आ रहा है, 19 में शायद हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, री है। और कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका ह्रस्व यानी छोटा नहीं होता? तो है ए, ऐ, ओ, औ। अब सवाल ये है कि भाई ए, ऐ, ओ, औ इनका छोटा वर्ण यानी ह्रस्व क्यों नहीं होता? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, अभी आपने पढ़ा कि जो दीर्घ वर्ण है उनकी कितनी मात्रा? दो मात्रा, ह्रस्व की एक मात्रा, प्लुत की तीन मात्रा और व्यंजन की आधी मात्रा। तो आपने पढ़ा कि दीर्घ वर्ण की अगर दो मात्रा है, ठीक है, जिसमें दो मात्रा रहेगा वो दीर्घ वर्ण होगा। तो साथियों, अभी तो आपने पढ़ा कि अ और ई मिलने से ए बना है। पढ़ा ना आपने कि अ और ई मिलने से क्या बना है? ए। तो अ एक मात्रा और ई एक मात्रा है, दोनों मिलकर दो मात्रा हो गया, और दो मात्रा जिसमें रहेगा वो दीर्घ होगा। बात समझ में आ रहा है? और दीर्घ होगा तो ह्रस्व हो ही नहीं सकता। जो दीर्घ होगा ह्रस्व क्यों होगा? नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ए, ऐ, ओ, औ चार ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनके ह्रस्व यानी छोटे नहीं होते, और री एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसका दीर्घ यानी बड़ा नहीं होता। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं और आप समझते चलिए कि स्वर के तीन भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा, प्लुत स्वर की तीन मात्रा, व्यंजन की आधी मात्रा। ठीक है ना। अब जिसमें एक मात्रा है वो है अ, ई, उ, री और लरी। लरी एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसका कोई दीर्घ नहीं होता। अ का दीर्घ आ है, ई का दीर्घ बड़ी ई है, उ का दीर्घ बड़ा उ है, री का दीर्घ बड़ा ई है, लेकिन लरी का कोई बड़ा लरी नहीं है ना। अब मान लीजिए आप कहें कि लरी है, तो आप बताइए लरी का कोई बड़ा होता है? नहीं। लेकिन अ का बड़ा आ है, ई का बड़ा बड़ी ई है, उ का बड़ा बड़ा उ है, री का बड़ा बड़ी री है, लेकिन री का कोई बड़ा भाई नहीं है मेरे भाई। इसलिए लरी एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसका कोई भी बड़ा भाई नहीं है, यानी कोई भी दीर्घ नहीं होता। ठीक है। और ए, ऐ, ओ, औ, ध्यान रखेंगे, ए, ऐ, ओ, औ, ये चार स्वर वर्ण ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त स्वर वर्ण भी कहते हैं हम।
तो 4 स्वर वर्ण ऐसे हैं जिनका कोई ह्रस्व यानी छोटा भाई नहीं है। ठीक है, तो ए ऐ ओ औ ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका कोई ह्रस्व नहीं होता यानी छोटा नहीं होता। ए ऐ ओ औ, फिर से ध्यान रखें, ए ऐ ओ औ जिनका कोई छोटा यानी ह्रस्व नहीं होता और री का कोई दीर्घ नहीं होता। अ और ई मिलने से ए बना है, अ और ए मिलने से ऐ बना है, अ और उ मिलने से ओ बना है, अ और ओ मिलने से औ बना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपने स्वर के भेद जाने और स्वर 9 होते हैं, स्वर का दूसरा नाम अच है, मूल स्वर 5 है, संयुक्त स्वर 4 है, ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण को। ठीक है ना, व्यंजन वर्ण हम पढ़ेंगे। आइए व्यंजन वर्ण को देखते हैं। व्यंजन वर्ण ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण इनकी संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है मेरे भाई? 33। सवाल पूछा जाता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा 33 है। कितनी है? 33। अच्छा, आपने इससे पहले पढ़ा था कि स्वर का दूसरा नाम अच है। तो मेरे भाई यहाँ एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल है। हल। हल क्या है? खेती वाला हल नहीं, ये हल एक प्रत्याहार है जो आपको हमने अभी बताया कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उसी माहेश्वर सूत्र में अच्छा 42 प्रत्याहार होते हैं। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, जानते होंगे। तो ध्यान रखिएगा 42 प्रत्याहारों की संख्या होती है कितनी? कहीं कहीं आपको 43 देखने को मिलता है। ठीक है, उसी प्रत्याहार में एक प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। शुरू के जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें जो 10 सूत्र हैं, ठीक है ना, 10 सूत्र जो हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और 4 जो सूत्र हैं वो आपके मतलब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है और 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण है। तो 10 जो सूत्र हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और चूंकि जो 33 व्यंजन वर्ण है वो हल के अंतर्गत ही है, इसीलिए व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल है। ठीक है ना। ये जो व्यंजन वर्ण है इसके बारे में कहा गया है अन्वक भवति व्यंजना, यानी जो दूसरे की सहायता के साथ चले, जो दूसरे की यानी स्वर की सहायता से जो चले, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था कि स्वर जो स्वतंत्र है, स्वतंत्रा स्वरा, जो स्वतंत्र है वो स्वर है, लेकिन अन्वक भवति व्यंजना जो स्वर की सहायता से चले, जो स्वर की सहायता से बोला जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, वो क्या है? व्यंजन है। जो स्वतंत्र है वो स्वर है और जिसमें स्वर की सहायता ली जाए वो व्यंजन है। ऐसे व्यंजन वर्णों की संख्या हमारे संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 33 है और चूंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है इसीलिए व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या है? हल है। ठीक है ना। ये व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। साथियों, स्पर्श व्यंजन के बारे में कहा जाता है, एक सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्शा, यानी कादयो मावसाना स्पर्शा का मतलब क्या हुआ? क आदय, क आदय, क आदि। क आदि मतलब होता है प्रारंभ। आदि मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रारंभ, यानी क से आदि कर दो, यानी प्रारंभ कर दो। ठीक है। और म वसान, वसान का मतलब होता है समाप्ति, और म पे ले जाके क्या करो? समाप्त कर दो। फिर से समझिए, क आदय, क आदि मतलब क से प्रारंभ, आदि मतलब शुरुआत, क से शुरू करिए, म वसान, म पे जाके उसको समाप्त कर दीजिए। तो यही क्या है? स्पर्शाः, यानी क से लेकर के म तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है? क आदयः म वसानः, क आदि म वसान, यानी क से शुरू करें, म पे समाप्त कर दें, इसी का नाम है स्पर्श, यानी स्पर्श व्यंजन। तो क से लेके म तक के कुल वर्णों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 25 है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? जवाब दीजिएगा 25। कितने हैं? 25। कहां से कहां तक? तो क से लेके म तक। स्पर्श व्यंजन का सूत्र क्या है? तो कादयो मावसाना स्पर्शाः। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? तो जवाब दीजिएगा कादयो मावसाना। ठीक है ना। सवाल पूछा जाएगा आपसे
स्पर्श वर्णाः, ठीक है। और मान लीजिए अब 4 विकल्प आपके सामने रहेगा, उसमें एक सूत्र ये भी रहेगा कादयोमावसाना, ठीक है। या हो सकता है डैश 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 करके लिखिए, लास्ट में लिखिए स्पर्शाः, लिखिए रिक्त स्थानानि पूरयत्, खाली स्थान को भरे तो आप लिख देंगे कादयोमावसाना। लिखेंगे क्या, मतलब टिक मारने वाला ऑप्शन रहेगा। 4 विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप जानते ही हैं। तो आपको यहाँ कोई दिक्कत, अच्छा स्पर्श वर्ण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बोलते हुए मुख के भीतर कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग को छूता है, स्पर्श करता है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, तो यही बात, स्पर्श जो है वही उच्चारण स्थान है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है अंतस्थ व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन। ये अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है मेरे भाई, तो य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। आप य व र भी कह सकते हैं, य र व भी कह सकते हैं। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो जवाब दीजिएगा 4, ठीक है। यणः अंतस्था, यणः अंतस्था, यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं, इसीलिए इनका नाम है यण, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन जो है वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको यण, अंतस्थ जो है अंतस्थ व्यंजन वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यण प्रत्याहार को अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। सवाल पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन किन प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। स्वर वर्ण किन प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अच प्रत्याहार। व्यंजन वर्ण किन प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो हल प्रत्याहार। ध्यान रखेंगे आप सभी बातों को। आगे है तीसरा जो है वो है ऊष्म व्यंजन, साथियों सल ऊष्माणः, यानी शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म व्यंजन हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो है मेरे भाई ध्यान रखिएगा श, स और ह। ये 4 वर्ण जो हैं वो ऊष्म व्यंजन हैं, श, स, श और ह, ये 4 हैं, ऊष्म व्यंजन हैं। सवाल पूछा जाएगा ऊष्म व्यंजन किन प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो साथियों सल प्रत्याहार के अंतर्गत। किस प्रत्याहार के अंतर्गत, सल। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो साथियों 4। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन, संख्या कितनी है, 4। ध्यान रखेंगे, सवाल कहीं से पूछा जाए जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेरा प्रयास है कि एकदम 0 से 0 स्तर से आपको शुरू करके पढ़ाएं हम। बाकी आपको कैसा लग रहा है मेरा प्रयास, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी प्रयास कैसा है फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। ध्यान रखिए, ये आपके व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, कादयोमावसाना स्पर्शा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, यणो अंतस्थाः। अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, साथियों वहीं पे ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या है 4। सल प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो श, स, श और ह। या सवाल पूछा जाए ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो श, स, श और ह, तीनों स और ह इस ऊष्म व्यंजन हैं। वहीं पे साथियों अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है। वहीं पे स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक, स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 हैं। ऊष्म व्यंजन श, 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 ह हैं, 4 हैं। ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत, अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत और व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है साथियों। अब सवाल ये है कि ऐसे वर्ण जो माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने गए, आपके वर्णों में नहीं गिने गए, सॉरी, जो ऐसे वर्ण जो या तो माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने गए या फिर आपके वर्णों के अंतर्गत नहीं गिने गए, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अयोगवाह कहते हैं। सवाल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अयोगवाह इनकी संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 4 है, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में अयोगवाह की संख्या 4 है। कितनी है मेरे भाई, 4 है। कौन कौन से है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपब्धमानीय। 4 है अयोगवाह की संख्या, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपब्धमानीय। मेरे भाई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के आप संस्कृत वाले में देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है अयोगवाह कितने हैं, तो मेरे भाई 4 हैं। कौन कौन से हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपब्धमानीय।
ठीक है। अंग और अह अनुस्वार और विसर्ग हैं, उपध्मानीय और जिह्वामूलीय, ये चार आपके अयोगवाह हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं और स्पर्श व्यंजन क से म तक है। ये आप ध्यान से समझिए, यहीं से आपके एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कुल 42 प्रत्याहार हैं, 42 कहीं 43 भी हमको देखने को मिलता है। वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन आपने पढ़ा, जिसमें हम व्यंजन की बात कर रहे थे। अभी व्यंजन वर्ण 33 हैं जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम है हल। साथियों, ये आपके माहेश्वर सूत्र में 10 सूत्र हैं जो हल प्रत्याहार के व्यंजन वर्ण में आते हैं। 10 जैसे 14 सूत्र है ना माहेश्वर सूत्र, तो 10 जो है वो व्यंजन वर्ण में है और 4 सूत्र हैं उसमें स्वर वर्ण है। ऐ उड़ ऋ ए उंग ऐ औ, ठीक है। ये आपके 4 जो हैं वो क्या हैं, आपके स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसमें स्वर वर्ण है। बाकी है वर्ण, बाकी जितने हैं 10 सूत्र जो हैं वो व्यंजन वर्ण उसमें है। तो ये हल है जिसे व्यंजन कहा गया है। ये व्यंजन के 3 प्रभेद हैं, 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहा गया है कादयो मावसानाम स्पर्शा, यानी क से लेके म तक के वर्णों को स्पर्श कहा गया है, इसकी संख्या 25 है। वहीं पे साथियों अंतस्थ व्यंजन य व र को कहा गया है, ये 4 है इनकी संख्या, यणो अंतस्थ कहा गया है। वहीं सल ऊष्म व्यंजन जो है सल ऊष्माण है, यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 4 है, श स ट और ह, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। अयोगवाह 4 हैं, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय और उपध्मानीय, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।